तो बेटा आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी, फिर 11th में पढ़ी, फिर आप 12th में पढ़ना है। तो जो आपको 10th में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, जो 11th में कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है, और उनकी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी 12th में। ठीक है, जैसे आपने 10th में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी, टॉसिंग ऑफ फेयर क्वाइन, रोलिंग ऑफ अनबायस्ड डाइस, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं आपने, और सिंपल सा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि टोटल आउटकम अगर कभी भी निकालना रहता, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती थी किसी भी इवेंट की, तो हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये हम लोग को ने 10th में पढ़ा था। फिर जब आप 11th में आ गए तो आपको ये पता चला कि सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या किसे कहते हैं, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 11th में आके पढ़ी। 12th में हमें क्या पढ़ना है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, कि एक इवेंट अगर हो जाता है, वहां पे कंप्लीट हो जाता है, और वो हेल्प करता है हमें, उसी के थ्रू हम लोग को दूसरे प्रोबेबिलिटी या दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में भी और कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस कर पाए, उससे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स क्या हो बेटा, हमें ना पता हो। ठीक है, मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, और किसी को ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि आउटकम क्या आने वाला है, ऐसे आउटकम्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर सैंपल स्पेस क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो कि जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी आउटकम्स हैं, अगर उन आउटकम्स को अगर एक सेट के अंदर लिख दें तो वही हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है, जिससे हम लोग एस से रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, इसके आगे फिर बेटा हम लोग, बाकी आप जानते हो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट किसे कहते हैं, ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हो उसे श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, और उसमें सभी का सभी होल सैंपल स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना है। इक्वली लाइकली आउट इवेंट क्या होते हैं, ऐसा इवेंट जिसमें हर एक आउटकम के आने के चांसेस इक्वल हों, उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो ये, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट पढ़ा था कि किसी भी इवेंट में अगर उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, और ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपको, मैंने ओरली बोली हैं तो आपको ये बातें समझ में भी आ रही होंगी कि हाँ सर कहना क्या चाह रहे हैं और इसका क्या सेंस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को सीखा जा सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन आपके लिए हाजिर किया जा रहा है, और जरा इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखें। बेटा लिखा है, जब एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अब उसने ऐसा नहीं लिखा है कि फेयर कॉइन है कि अनफेयर कॉइन है। बेटा जब भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलोगे कि भाई फेयर कॉइन टॉस्ड है। कैसा टॉस है, फेयर कॉइन का टॉस हुआ है। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी जरा आप बताओ। ओके, तो अभी तक आप क्या करते थे, जो आपने 10th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कि आप कहते थे कि सोल्यूशन पे आएंगे, हम लोग एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं, एस इक्वल्स टू एच टी टी एच 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 टी टी, एच टी टी एच 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 टी टी। ठीक है,
आप समझ पा रहे होगे, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। अब एटलीस्ट वन हेड की अगर बात किया जाए, तो अगर एटलीस्ट वन हेड देखें तो बेटा कम से कम एक हेड हो, दो भी होगा तो भी चलेगा। तो इसमें फेवरेबल कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो एस टी बन जाएगा, एक तो टी एच बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, एच एच बन जाएगा। एटलीस्ट एटमोस्ट की बात आप समझ, याद है ना आपको कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या मतलब है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड हो, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम एक होना जरूरी। तो ये भी फेवरेबल हो गया, ये भी फेवरेबल हो गया, ये भी फेवरेबल हो गया। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना चाहते हैं, तो आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने आए, 3 आए, टोटल कितने थे बेटा, 4 थे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया, ठीक है। बट अब अगर मान लो क्वेश्चन चेंज हो जाए और क्वेश्चन कैसा आ जाए कि एक अनफेयर पॉइंट टॉस किया गया है। कैसा टॉस है बेटा, एक अनफेयर पॉइंट का टॉस है, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं कि एक अनफेयर पॉइंट टॉस किया जाए। अब आप अनफेयर का मतलब तो समझ ही पा रहे होगे। अनफेयर हो सकता है या इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकता है, बायस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यही हुआ कि आपका वो जो कॉइन है वो किसी एक आउटकम का फेवर कर रहा है। हो सकता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हेड ही आ रहे हो, बार बार ज्यादा से ज्यादा टेल आ रहे हो। अब आपको कोई सपना तो आएगा नहीं कि उसमें हेड ज्यादा आएंगे कि टेल आएंगे, ना तो आपके हाथ में कॉइन है। तो वो क्वेश्चन ही आपको बोलेगा कि उसमें हेड आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टेल आने की। तो वहां पे बेटा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मान लो गिवन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं वो है मान लो 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/3। तो अब आपको निकालना है कि एटलीस्ट वन हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन सेम वही है, बट इस बार पॉइंट कैसा हो गया, अनफेयर हो गया। और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। अब जरा सोल्यूशन की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो सोल्यूशन पे हम लोग आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सैंपल स्पेस तो सेम ही बनेगा। ये तो सैंपल स्पेस वही बनाएंगे सबसे पहले कि हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जैसे हेड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड आ जाए और दूसरे में टेल है, ये प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 2/3 होती है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे कितना, 2/9। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पे से टेल हेड है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो ये भी बन जाएगा 2/9। हेड हेड की बात करें तो बेटा 2/3 और ये आ जाएगा 4/9। और टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1/3, ये कितना आ जाएगा। आपको एक बात बताई गई थी कि जो इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। देखो यहाँ पे क्या सम 1 आ रहा है, तो 2 2 4, 4 + 4 8 + 1 9। इसका मतलब हर एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ये हमने सैंपल स्पेस बनाया है कि जो आउटकम आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वो कॉइन ऐसा है कि वो हेड ही ज्यादा देगा, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास इस तरीके से हम कहीं पे PHT लिखा है मान लो, तो PHT का मतलब हम कैसे समझेंगे, उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कि PTH लिखा है तो उसको हम ऐसे समझेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसमें भी हमने, अब हमारा ई की बात करें अगर हम, कि जो इवेंट है, इवेंट में क्या है हमारे लिए कि एटलीस्ट हेड आने चाहिए, वन हेड हो।
तो फेवरेबल आउटकम वही बनेंगे, एस टी आ सकता है, ई एच आ सकता है और एच एच आ सकता है। ठीक है, एच एच आ सकता है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो इसके ऊपर पढ़ा है हमने, क्योंकि बेटा वो फॉर्मूला तो हमारे फेयर कॉइन्स के लिए था। ये हमारा कॉइन कैसा है, अनफेयर कॉइन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वो अब हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यही से तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट। तो आपने ये जो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें यही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मतलब हेड हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एच टी का मतलब बेटा हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो 2/9 आ रहा है, 2/9 आया। टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 2/9 है। हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 4/9 है। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 to 6 to 8, 8/9 इसका क्या आने वाला है, आंसर आने। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हम ट्वेल्थ में इंटर नहीं किए हैं, अभी तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में, जब आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है जरा ये समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारे ट्वेल्थ में पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि दो बेटा प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट होंगे, दो इवेंट हो रहे हैं तो कोई एक इवेंट तो पहले से हो चुका होगा, तो यह हो सकता है दोनों साथ। बट यहाँ पे हमारे लिए क्या रहेगा कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होगा और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। मतलब गिवन दैट करके जो इवेंट लिखा है, गिवन दैट करके जो क्वेश्चन में इवेंट रहेगा, इसका मतलब वो इवेंट हो चुका है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो इवेंट होना बाकी है। तो बेटा अगर मान लो हमने लिखा पी A/B, ऐसे आप समझो A/B या A/B करके लिखो, समझो जो तुम्हें समझ में आए, A/B लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले यही है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है, गिवन दैट, गिवन दैट के बाद क्या है, मैंने बोला कि जो इवेंट हो चुका है उस गिवन दैट के बाद उसका डिस्कशन होता है, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसे बोलते हैं बेटा PA/B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA/B का होता है PA/B, A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दिया तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो इनको अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जांपल लिया है उसी पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे होने वाला है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन वही सेम है, एक अनफेयर कॉइन टॉस किया जा रहा है और फिर से लिख लेते हैं, चलो, एन अनफेयर कॉइन इज टॉस्ड। जब बेटा फेयर होगा तो आप वैसे ही करेंगे जैसे आपने 10th में किया है, टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, सच दैट ph इक्वल्स टू, ph इक्वल्स टू 2/3, pt इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड गिवन दैट
एटलीस्ट वन टेल कम। ठीक है, तो अब आपको समझना है सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम लोग कई बार बना चुके हैं इसका, तो एस की वैल्यू आएगी बेटा एच टी, ई एच, एच एच, टी टी। ठीक है, अगर हम इवेंट ई की बात करें तो उसमें कौन कौन से सैंपल स्पेस से आने वाले हैं एलिमेंट, आप देखो यहाँ पर एटलीस्ट वन हेड की बात हो रही तो एस टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, एच एच आ सकता है। एफ की अगर हम बात करें, एफ एटलीस्ट वन टेल कम्स, ये हमारा बेटा, ये इस इवेंट को हमने ई नाम दे दिया, इसे नाम हम क्या दे रहे हैं बेटा, एफ नाम दिए दे रहे हैं, या इसको ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो एफ की बात करते हैं, तो एटलीस्ट वन टेल की बात अगर करें तो एक ये कम होगा फेवरेबल आउटकम, एक ये होगा। ठीक है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, इसके अलावा भी एटमोस्ट वाला भी आ सकता है। एटलीस्ट का मतलब तो यही हुआ कि हमें फिर तीन, ये टेल टेल भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं बेटा, एटलीस्ट वन टेल कम्स, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल भी लिख लेते हैं, टेल टेल भी लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ही चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब तो आप समझते ही हो कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसको लिखना है, तो बेटा हेड टेल कॉमन है, टेल हेड कॉमन है। ठीक है, हेड टेल कॉमन है, टेल हेड कॉमन है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक, अपॉन एफ, तो इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात की करें तो कितने बेटा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। बेटा ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है जरा आप बताओ, तो आप कहोगे सर टू एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे एनएफ में कितने हैं तो आप कहेंगे एनएफ की वैल्यू जो है वो है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2/3। ठीक है, 2/3 आपके पास आंसर आने वाला है। क्लियर, तो ये बहुत ही भी बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जिनका हम लोगों ने यूज किया है, जिससे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब हमें आगे बढ़ना है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स पढ़ने हैं, या कुछ जो सर्टेन रूल जो हमें यूज करने हैं, फॉर्मूले यूज करने हैं, उनको देखते हैं। बेटा जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ई डैश का मतलब नॉट एन इवेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ई बार का मतलब हो, या ई डैश की बात करें, इनका मतलब यही होता है कि नॉट एन इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ये दिखाते हैं कि कोई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग कहते थे कि ये ई डैश है, मान लो इसको हम लिखते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यही तो पढ़ते थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम लोगों ने पढ़ा, आपने जब 11th में ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर आपने ये पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, कोई श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा 1, श्योर इवेंट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इन चीजों को कैसे समझेंगे, इनका क्या फॉर्मूला बन जाएगा वो देखना है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा अब ये ई डैश नहीं रहेगा, ई डैश अपॉन एफ रहेगा। ठीक है, ई डैश अपॉन एफ, फॉर्मूला सेम वैसे ही 1 - पी ई अपॉन एफ। ओके, पी ए इन यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एफ। क्या आएगा इससे, पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ओके, पीई अपॉन एफ अगर बात करी जाएगी, पीई अपॉन ई, सेम सेम बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं कि आप ये बात जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 1, 0 से ग्रेटर इक्वल टू होती है बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ये बात भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, किसी कॉम्प्लीमेंट इवेंट का अगर हम लोग फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, जैसे 2 बार नहीं नहीं हाँ बन जाता है। ठीक है, वैसे ही समझना बात को। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है, ठीक है, फिर उसका बेटा हमने क्या कर लिया, एक बार और ए डैश लगा दिया, बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर। ठीक है, ऐसी चीज। यार ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं लिखा रहे हैं, जितनी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और उसका ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट बेटा, ऐसे दो या दो से ज़्यादा इवेंट, जब एक हो तो दूसरा ना हो, और जब दूसरा हो तो पहला वाला ना हो। मतलब उनमें कोई भी दो इवेंट साथ में नहीं होते, ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब बेटा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये सब बातें आपने पढ़ रखी होंगी जब आप किस क्लास में थे, 11th में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात और काम की जरा समझना, कहाँ पे मैंने इसके पहले फॉर्मूला लिखा था, ये वाला। हाँ बेटा, यहाँ पे प्रोवाइडेड करके लिखो। प्रोवाइडेड हमें क्या प्रोवाइडेड होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो जाएगी तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले सीख ही रहे हैं। तो ये पहला एक फॉर्मूला हमने आपको बताया, दूसरा ये बताया, तीसरा ये बताया, और हम आपको अब ये समझाने जा रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हो, यहाँ पे ऊपर में लिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कि अगर बेटा ए और बी कैसे इवेंट हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। कैसे इवेंट हो गए बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ, इसी के आगे जरा समझ लेना, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब जब एक इवेंट हो तो दूसरा ना हो, और जब दूसरा हो तो पहला ना हो, दो इवेंट साथ में नहीं होते, ऐसे इवेंट्स के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और यहाँ पे बेटा चाहे ए अपॉन बी निकालो, ए अपॉन बी निकालो, ठीक है, या बी अपॉन ए निकालो, इस दोनों किसके बराबर आते हैं बेटा, 0 के बराबर आते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ। और कुछ काम के फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिएगा। डिस जॉइंट इवेंट्स आप जानते हैं क्या होता है बेटा, ठीक है, अगर डिसजॉइंट इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहे हैं इसका। इफ
ए और बी अगर डिसजॉइंट इवेंट है बेटा, तो आपका वहां पे क्या आएगा, पी ए यूनियन बी अपॉन सी। और छींक आ नहीं रही बार बार। पी ए यूनियन बी अपॉन सी इक्वल टू पी ए अपॉन सी प्लस पी बी अपॉन सी। बेटा ये क्या, कहाँ से क्या, सी क्या है यहाँ पे, सी हमारा एक इवेंट ही है जो सैंपल स्पेस सी से एस से निकलेगा, ठीक है। ये अब इसका जब क्वेश्चन पड़ेगा तो हम लोग समझेंगे और इसके बारे में। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी वो हमने आपको करा दी है। अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं, आप बस क्वेश्चन कर पाओ, और मुझे लगता है कि आप एक दो बार में ही क्वेश्चंस के आंसर निकालने लगोगे। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपके सामने आ रहा है, जो आपके सिलेबस का पार्ट बन रहा है, ठीक है। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन है बेटा 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए 0.5। तो आपको निकालना है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें जो भी वैल्यू गिवन है, आपको अगर ये वैल्यू चाहिए ए अपॉन बी, ए अपॉन बी के लिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, जो कि है नहीं आपके पास, पी बी होना चाहिए, वो है। अब पहले जरा समझो यहाँ पर ये आपको क्या गिवन है बेटा, पी बी अपॉन है, हालांकि इन्होंने दे दिया, बट मुझे निकालना होता तो हम क्या करते, जरा समझना। हम ये करते कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते, अपॉन में क्या करते बेटा, पी ए करते, इक्वल में करते 0.5, यही तो करते आप। बट मेरे पास पी ए नहीं है, कोई बात नहीं, पी ए कैसे निकाला जा सकता है बेटा, पी ए आएगा 1 माइनस पी नॉट ए से आ जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट का सम 1 होता है। तो पी ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा बेटा, 0.3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी को वैसे ही रखा रहने देंगे, पी ए की जगह लिखेंगे बेटा 0.3 इक्वल टू 0.5। बेटा इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 0.5 इंटू 0.3 0.15 आएगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके पास आएंगे बेटा, जो ये वैल्यू निकालनी, इसका फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो बेटा वो है मेरे पास 0.15, और पी बी कितना है 0.7 है। डेसिमल रिमूव करना चाहो तो आप डेसिमल रिमूव कर लो बेटा, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे और ऊपर एक ही जीरो बढ़ेगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15/70 इसको आप सिंप्लीफाई कर लो 5 से, 5 3 जा 15, 14 5 जा 70, 3/14 ही इस क्वेश्चन का क्या है। तो हमें उम्मीद है कि ये सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको, कि हमें जो गिवन था उसका फॉर्मूला लिखा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे निकालनी थी, पी ए की वैल्यू हमने इसका यूज करके निकाल लिया, और फिर हमने आके वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। देखो ये सोल्यूशन क्लियर हुआ या नहीं। चलिए बेटा, पी बी अपॉन ए प्लस पी ए अपॉन बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इफ पी ए इक्वल टू 3/10 और पी बी इक्वल्स टू 2/5, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5। अब देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे माइंड में एक बात ये आ रही है कि हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, उसमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ती है। इंटरसेक्शन मेरे पास नहीं, मेरे पास तो यूनियन है। तो हमने कहा कोई नहीं, यूनियन की बात है, अगर यूनियन है तो आपके पास ये फॉर्मूला भी तो पड़ा हुआ है कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चलो जरा देखो यहाँ पर
सोल्यूशन पे आते हैं। तो हमारे पास वी नो दैट करके लिखो, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5, ए यू इंटरसेक्शन बी हमें कैलकुलेट करना है। पी ए यूनियन बी कितना किया बेटा 3/5। चलिए सारे टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 3/10 प्लस 2/5 माइनस का 3/5 आएगा, एलसीएम आएगा 10, 5 2 ज़ा 10 तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 तो 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1/10 आपकी आएगी पी ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो हमारे सामने जो आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला हमें पता है, पी बी अपॉन ए का, जी बिल्कुल पता है। अब नाउ करके लिखें पी बी अपॉन ए प्लस पी ए अपॉन बी। तो हमने बोला था कि पी बी अपॉन ए का मतलब ये समझना है तुम्हें कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो डिनोमिनेटर में होता है उसी की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में रहती है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो वैल्यू मैंने निकाल रखी है 1/10। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ फिर से 1/10 और ये बेटा 2/5 गिवन है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/3 प्लस 1/4 है ना, 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 7, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई 12, 4 प्लस 3 7 होता है, 7/12 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, डन। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/7। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पी ए यूनियन बी, बहुत इजी है आपके लिए, आप कर ले जाओगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन ए। ठीक है, सोल्यूशन तो आप जानते हो अच्छे से कि ए यूनियन बी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए यूनियन बी की बात करें तो ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, 1/4, पी बी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/7, 4 प्लस 6 और 7, 4 6 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 7 6 4 7 4 या 24, टाइम्स में लेकर जाएंगे तो 84, इसका आएगा आपके पास एचसीएफ 84 लोगे तो आपको वही मिलेगा। बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 बन जाए, 21 4 द 84 होता है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 14 6 द 84 होता है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 12 7 जो 84 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई, 14 माइनस 12 2 आएगा, 21 प्लस 2 23/84, ये आ चुका है पहला वाला। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसको देखो कैसे करने वाले हो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में करेक्शन ये है कि यहाँ पे दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, जब ए भी नॉर्मल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं हमारा तो ये कहना है। अब देखो यहाँ पे एक बात जरा समझो, आप अगर समझदार हो तो आप पहले से कैलकुलेट कर लो, वरना फॉर्मूले को लिखने के बाद कैलकुलेट करते फिरोगे। क्या है मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे आप इस फॉर्मूले, इसका फॉर्मूले से अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए,
ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा, यही तो लिखोगे। बट मेरे पास ना तो इसकी वैल्यू है अभी और ना ही इसकी वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज को कैसे निकालेंगे ये आपको समझना, ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, इसको जरा याद रखेंगे तो अच्छी रहेगी बात, आपके लिए बेटर रहेगा। और आइडेंटिटी ये है कि ये 11th में आपने पढ़ी है, सिंस करके हम लिखे रहे हैं, इसके लिए समझा दे रहा हूं। वो आएगा बेटा ये कि कभी भी जैसे ऐसे हमें निकालना है, यूनियन है, कभी इंटरसेक्शन आएगा, कभी यूनियन आएगा। तो पहले तो हम इंटरसेक्शन के लिए आपको बताया देगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर कभी भी निकालना है आपको, ठीक है, तो आप लिखोगे 1 - पी ए यूनियन बी। इसको याद रखना, जरूरत पड़ सकती है इसलिए मैं लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, अगर आपको कभी भी पी ऐसे लिखा है ए बार यूनियन पी, अब यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा ऊपर, और नीचे 1 - ठीक है। इसको 1 - पी ए लिखेंगे, इसको 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी लिखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे, हमें आंसर हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो आते हैं सोल्यूशन पे, सेकंड पार्ट पे। अब इसको हम लिखेंगे पी इंटरसेक्शन ए, फिर अभी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो 1 - करके लिखते हैं, 1 - पी ए यूनियन बी ऑन 1 - पी ए। ए यूनियन बी का मतलब 1 - 23/84 ऑन पी ए की बात करें तो 1/4। 84 माइनस एलसीएम लो बेटा, 84 - 23/84, और 4 × 1 = 4 - 1/4। बेटा 4 में 3 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, 8 में 2 सेपरेट करेंगे 6 आएगा अपॉन 84, यहाँ पे 3/4, ठीक है। सॉल्व कर ही सकते हो, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, 61/84 है, और इसको 3/4 का रेसिप्रोकल होगा, 4/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 4 × 1 = 4, 21 टाइम्स में, तो 61/63 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आ भी रहा है और आपका भी है, ठीक है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बेटा लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, और इन क्वेश्चंस को अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा उनमें, मतलब बेसिकली सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा पहले। तो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ने, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखा जाएगा, कि आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। बाय।